हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब क्लास में जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड CC3 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड समकालीन विश्व से एक विषय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उस विषय का नाम है रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन का मतलब है रूसी क्रांति जो 1917 में संपन्न हुई थी। हमें इस विषय से कुछ इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं कि रूसी क्रांति के क्या कारण थे अथवा उसके क्या परिणाम थे, या फिर आपको दोनों चीज एक साथ लिखने के लिए कहा जा सकता है, या फिर आपको ऐसे भी कहा जा सकता है कि रूसी क्रांति के विषय में एक संक्षिप्त वर्णन करें। प्रश्न किसी भी प्रकार से रूसी क्रांति से पूछा जाए तो आपको यही उत्तर लिखना होगा। वैसे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि रूस में जो 1917 की क्रांति हुई थी वह मूलतया 2 चरणों में संपादित हुई थी। वह वर्ष 1917 में ही हुई थी, लेकिन एक फरवरी मार्च की क्रांति थी जिसे हम मेंशेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं, और एक अक्टूबर नवंबर में क्रांति संपन्न हुई थी वही 1917 में, जिसे हम बोल्शेविक क्रांति के रूप में भी जानते हैं। तो संभावित प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रूस की मेंशेविक क्रांति का वर्णन करें, या फिर आपसे यह भी सवाल आ सकता है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति से आप क्या समझते हैं उसका वर्णन करें। तो किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाए आपका उत्तर यही होगा। तो मैं चलिए बिना किसी देरी के साथ अपने विषय को प्रारंभ करता हूं। 1917 में रूस में 2 क्रांतियां घटित हुई, लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार एक ही क्रांति 2 चरणों में पूर्ण हुई। पहली क्रांति जो फरवरी मार्च में हुई राजनीतिक थी, जिसमें स्वेच्छाचारी जार के प्रशासन का अंत हुआ। दूसरी क्रांति जो अक्टूबर नवंबर में हुई सामाजिक थी, जिसके द्वारा विश्व में सर्वहारा वर्ग की स्थापना हुई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस को काफी क्षति हुई, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि रूस के सैनिक शक्ति के ह्रास के कारण ही क्रांतियां हुई। लेकिन जब हम रूसी इतिहास का वृहद अध्ययन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि रूस का राजनीतिक और सामाजिक एवं आर्थिक दशा काफी दयनीय थी, और इस दशा में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना रूस की स्थिति को दिन प्रतिदिन बिगाड़ता चला गया। 19वीं सदी में यूरोप में महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, किंतु रूस तब भी जार वहां के शासकों को उपाधि दी गई है। रूस के शासकों को जार कहा जाता है। रूस जारों के निरंकुश शासन के अंतर्गत पुरानी दुनिया में ही रह रहा था। 1861 ईस्वी में कृषि दासता समाप्त कर दी गई थी, किंतु उससे किसानों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ था। क्रांति से पूर्व रूस के 45% नागरिक कृषि पे निर्वाह करते थे, फिर भी कृषि का उत्पादन स्तर काफी निम्न था। रूस कृषि में यूरोपीय और अमेरिकी कृषि दोनों के नकारात्मक लक्षण मौजूद थे, जिसके फलस्वरूप रूस में प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत कम था। किसानों को, भूमि मालिकों को काफी मात्रा में कर देना पड़ता था।
मध्यम वर्ग का ना होना भी रूस की क्रांति का महत्वपूर्ण कारण बना। रूस में औद्योगिकरण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुआ। युद्ध के पूर्व रूसी उद्योग 30 केजी लोहे प्रति व्यक्ति का उत्पादन करते थे, यानी 30 केजी पर व्यक्ति, है ना। जबकि जर्मनी 203 केजी, ब्रिटेन 228 केजी तथा अमेरिका 326 केजी प्रति व्यक्ति लोहे का उत्पादन कर रहे थे। रूस में विद्युत और मशीन उद्योगों की शुरुआत ही हुई थी। उसके बाद ही रूस का तेजी से विकास हुआ था। किंतु निवेश के लिए आई आधी से अधिक पूंजी विदेशों से आई थी। विदेशी निवेशकर्ताओं की दिलचस्पी मुनाफा कमाने में थी, इसलिए मजदूरों की दशा में उन्होंने तनिक भी ध्यान नहीं दिया। मजदूरों की दशा काफी भयानक थी एवं उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। जारों के शासन के अंतर्गत रूस का राज्य वर्तमान काल की आवश्यकताओं को किसी भी प्रकार से पूरा नहीं कर सकता था। जान निकोलस द्वितीय राजाओं के दैवी अधिकार में विश्वास रखता था। निरंकुशता को बनाए रखना वह अपना पवित्र कर्तव्य समझता था। उसने प्रगति शब्द के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। उसे केवल अभिजात वर्ग और उच्च पादरियों का ही समर्थन प्राप्त था। शेष जनता उसके विरुद्ध थी। जारों की अफसरशाही अकुशल थी। रूस के जारों ने अपने विजित प्रदेशों में निवासियों को साम्राज्य के हित में रूसी भाषा अपनाने और अपनी संस्कृति को बदलने के लिए विवश किया था। निकोलस द्वितीय ने रूसीकरण की नीति को और तीव्र कर दिया। रूस के साम्राज्यवादी विस्तार के कारण अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ उसका टकराव प्रारंभ हुआ। इन लड़ाइयों ने जारशाही के खोखलेपन को जाहिर कर दिया। 19वीं शताब्दी के पहले रूस में अनेक कृषक विद्रोह हुए, किंतु जारों ने उनका दमन कर दिया। रूस में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ 1860 ईस्वी में ही हो गया था। अनेक रूसी विचारक पश्चिमी यूरोप के परिवर्तनों से प्रभावित हुए एवं वे उसी प्रकार का परिवर्तन रूस में लाना चाहते थे।
19वीं सदी के अंतिम चरण में जनता के पास नामक एक आंदोलन भी प्रारंभ हुआ। इसमें बुद्धिजीवियों ने किसानों के बीच अपने विचारों का संप्रेषण किया। औद्योगिकरण शुरू होने पर मजदूर संगठनों की भी स्थापना हुई। 1883 में जॉर्ज प्लेखानोव ने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी अस्तित्व में आई। बाद में ये दोनों दलें मेंशेविक और बोल्शेविक में विभक्त हो गई। मेंशेविक दल वाले फ्रांस और जर्मनी की तत्कालीन समय की पार्टी की तरह पार्टी बनाने के पक्षधर थे। इन देशों की पार्टियां संसदीय चुनावों में हिस्सा लेती थी। बोल्शेविक ऐसा दल बनाने के पक्ष में थे जिसके सदस्य अनुशासित रहें और क्रांति के लिए काम करें। ये दोनों पार्टियां औद्योगिक मजदूरों की राजनीतिक पार्टियां थी। इसके अतिरिक्त सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी भी थी जो किसानों की मांग को उठाती थी। 1905 की घटना के कारण रूस में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। इस क्रांति के दौरान संगठन का एक नया रूप विकसित हुआ जो 1917 के उथल पुथल में निर्णायक सिद्ध हुआ। यह था मजदूरों की प्रतिनिधियों की परिषद या सोवियत। किसानों की सोवियत का भी निर्माण हुआ। अक्टूबर में जार ने ड्यूमा निर्वाचित सदस्यों को कानून बनाने का अधिकार दिया, परंतु जार अपने पुराने ढर्रे पे चलने लगा। 1905 की क्रांति लोगों को जागृत कर लोगों को क्रांतिकारी कार्यों के लिए तैयार किया। अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के कारण जार ने रूस को प्रथम विश्व युद्ध में उलझा दिया। जार का शासन आधुनिक युद्ध करने में सक्षम नहीं था। रूस का युद्धकालीन खर्च 4,700 करोड़ रूबल था। युद्ध के कारण अनाज उत्पादक प्रांतों एवं अनाज उपभोग प्रांतों में सामाजिक तनाव बढ़ गया था। 1916 तक मजदूरों की मांगे अपनी आर्थिक आवश्यकताओं तक सीमित रही। इसी कारण फरवरी मार्च की क्रांति से सभी आश्चर्यचकित हो गए। शाही परिवार के अधोपतन ने स्थिति को और भी बुरा बना दिया। जार निकोलस द्वितीय पूरी तरह से अपनी पत्नी के वश में था और उसकी पत्नी रासपुतिन नामक एक दुराचारी पादरी के इशारों पर चलती थी। वस्तुतः रासपुतिन ही सरकार का संचालन करता था। विश्व युद्ध के कारण रूसी सैनिक काफी संख्या में मारे गए।
इससे सैनिकों में व्यापक असंतोष फैला, जो कि क्रांति के लिए एक उत्तरदायी तत्व बना। रूस में 2 क्रांतियां घटित हुई, पहली फरवरी मार्च में हुई और दूसरी अक्टूबर नवंबर में। रूसी क्रांति को फ्रांसीसी क्रांति की तरह एक विद्रोह समझा गया। इस क्रांति के द्वारा साम्राज्यवादी सरकार का बिना किसी शोरगुल के अंत हो गया। रूस की इस क्रांति में पेट्रोग्राद का वही स्थान है जो फ्रांस की क्रांति में पेरिस का था। ठीक है। अब फरवरी मार्च की जो क्रांति थी वह पहली क्रांति थी जिसके द्वारा जार प्रशासन का अंत हो गया। इसके पश्चात वहां एक अस्थायी सरकार लोव के नेतृत्व में गठित की गई। यद्यपि क्रांति का श्रेय भूखे नंगे मजदूरों को था, परंतु उसका नेतृत्व कुलीन तथा मध्यम वर्ग के हाथों में आ गया। करेंस्की के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई, लेकिन यह सरकार मजदूरों की मांगों को पूरा करने में अक्षम रही, जिसके कारण वहां दूसरी क्रांति घटित हुई जो अक्टूबर नवंबर की क्रांति के नाम से जानी गई। करेंस्की की अलोकप्रियता के कारण 7 नवंबर 1917 को करेंस्की की सरकार का पतन हो गया और वहां लेनिन के हाथों में सत्ता की बागडोर आ गई। अब इस क्रांति के क्या परिणाम हुए उस पर हम प्रकाश डालेंगे। रूसी क्रांति की पहली उपलब्धि थी निरंकुश शासन की समाप्ति और अभिजात वर्ग तथा चर्च की शक्ति का विनाश। इसकी दूसरी उपलब्धि संसार में प्रथम समाजवादी समाज का निर्माण एवं जार के साम्राज्य को एक नए राज्य सोवियत समाजवादी गणराज्यों के संघ के रूप में रूपांतरित कर दिया गया। हर एक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य लिया जाने लगा और प्रत्येक व्यक्ति को उसके काम के अनुसार पारिश्रमिक मिलने लगे। उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। उच्च अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक नियोजन की प्रणाली अपनाई गई। सोवियत संघ ने राज्य में पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा औद्योगिकीकरण प्रारंभ किया। क्रांति के फलस्वरूप सोवियत संघ ने एक प्रकार की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का विकास हुआ। समाज में व्याप्त असमानताएं भी नष्ट हो गई। प्रत्येक व्यक्ति को काम देना समाज और राज्य का कर्तव्य हो गया। काम करने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार बन गया। शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में भी विकास हुआ। सोवियत संघ में शामिल सभी जातियों की समानता को 1923 और बाद में 1935 के संविधान के द्वारा कानूनी मान्यता प्रदान की गई। इन जातियों द्वारा स्थापित गणराज्यों को स्वायत्तता दी गई तथा उनकी भाषा और संस्कृतियों के विकास को सुगम बनाया गया। इन क्षेत्रों का औपनिवेशिक परतंत्रता से
आधुनिकीकरण की और संक्रमण रूसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण परिणाम था। इस क्रांति ने न केवल सोवियत संघ बल्कि संपूर्ण विश्व पर प्रभाव डाला। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा में निहित सिद्धांतों को लागू किया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी आंदोलनों को संगठन अन्य देशों में समान प्रकार की क्रांतियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया। प्रथम सफल समाजवादी क्रांति होने के कारण रूसी क्रांति का भावी घटनाक्रम को प्रभावित करना अवश्यंभावी था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का गठन कर अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर क्रांतियों को बढ़ावा दिया गया, जिसे तृतीय इंटरनेशनल भी कहा जाता है। संसार के अधिकतर देशों में कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई और उन्हें कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, जिसे कॉमिटन भी कहा जाता है, से संबद्ध किया गया। कॉमिटन एक ऐसा मंच बन गया जहां नीति संबंधी प्रश्नों पर विचार विमर्श होता था और उसे विश्वव्यापी स्वीकृति दी जाती थी। लेकिन 1943 में कॉमिटन का विघटन हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद समाजवादी क्रांति के प्रसार में रूसी क्रांति ने काफी सफलता अर्जित की। समाजवाद काफी लोकप्रिय हुआ तथा समाजवादी विचारों का अंतर्राष्ट्रीयता जगत में मान्यता प्राप्त हुई। इस क्रांति के फलस्वरूप भविष्य में चीन को एकीकरण में सहायता मिली। ठीक है, धन्यवाद।